वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, आज की जो यूनिट है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये सबसे इजी यूनिट है प्लस टू फिजिक्स की। और प्लस टू फिजिक्स में आपको पता है कि 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट को पढ़ने के बाद आप कितने मार्क्स ले पाओगे? आप ले पाओगे 60 मार्क्स, क्योंकि पूरा एग्जाम हमारा कितने का होता है? 60 मार्क्स का होता है। इसके लिए आपको 9 यूनिट पढ़ने पड़ेगी, तब जाके आपके 60 मार्क्स आएंगे। उसमें भी फर्दर डिवाइड की है, जो इजी यूनिट्स है वो 3 मार्क्स की आएगी या 2 मार्क्स की आएगी। तो उसमें से अगर हमने बात की थी इससे पहले हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी 3 मार्क्स की। लेकिन अगर हम लोग बात करें ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की, तो ये आएगा 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। जैसे कि आप देख सकते हो, what are the matter waves, write an expression for the de Broglie wavelength of the photon। इसमें जो आंसर लिखना है, आंसर भी आपने उसके अकॉर्डिंग लिखने, कितने मार्क्स का है। जैसे कि 2 मार्क्स का है तो आंसर भी उतनी होनी चाहिए आपके, छोटे से, ठीक है ना, शॉर्ट। तो दूसरा जो क्वेश्चन आया था सीरीज बी में 2025 में, देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके। फिर ये जो क्वेश्चन आया था वो आया था व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डिराइव आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। फिर है जी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द फोटो करंट एंड ड्रॉ द सुटेबल ग्राफ। फिर व्हाट इज फोटोन। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हम लोग आपके लिए लेकर आए, तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन्हीं क्वेश्चन में से ही आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आपने बिल्कुल ही सीरियसली लेना है जितना भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट कितने क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन, 13 के बाद टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 18 के करीब। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो आपने इसी की स्टडी करनी, इसी की तैयारी करनी है आपने। तो डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन देखिए 2025 में भी आया था, 2024 में भी आया था, 2022 में भी आया था। तो पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट आर मैटर वेव्स, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन। ये केमिस्ट्री में भी देखने को मिलता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ जो इसकी थी, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ देखिए क्या होती है। अ वेव एसोसिएटेड विद मूविंग मटेरियल। कोई भी अगर पार्टिकल हो, ठीक है ना, कोई भी बड़ा पार्टिकल भी हो सकता है, छोटा पार्टिकल भी हो सकता है, लेकिन ये जो वेव दिखती है, वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ छोटे पार्टिकल में ज्यादा होती है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अ वेव एसोसिएटेड विद मूविंग मटेरियल पार्टिकल व्हिच कंट्रोल्स द पार्टिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग मटेरियल पार्टिकल आर नोन एज डी ब्रोगली वेव। ठीक है ना, कोई भी, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि भाई 3 तरह की वेव होती है। एक होती थी कौन सी, मैकेनिकल वेव, एक होती है दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो तीसरी तरह की वेव आई मैटर वेव। तो मैटर वेव के लिए भी मीडियम रिक्वायर नहीं होता। ये वेव किससे एसोसिएट करती है? ये होती है अ वेव एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल। तो इसमें चार्ज का भी कोई ऐसा मैटर नहीं होता कि भाई चार्ज पार्टिकल ही चाहिए इसके लिए। तो देखिए अब यहां पर एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेव, डी ब्रोगली वेव के लिए आपने ये लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी एनर्जी ऑफ फोटोन। हमें पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन होता है जी E इज इक्वल टू एच न्यू। एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू है यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। ठीक है ना, जो फोटोन ऊपर से गिरेगा। फिर इफ फोटोन इज कंसीडर्ड टू बी पार्टिकल ऑफ मास m देन एनर्जी एसोसिएटेड विद। तो आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस है कि भाई अगर फोटोन को हम लोग क्या कंसीडर करें, ये कंसीडर करें, तो ये क्या आएगा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। एम सी स्क्वेयर के बाद देखिए यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा? पहले और दूसरी इक्वेशन से हमें मिलेगा जी एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच न्यू, और m की जो वैल्यू आएगी, मास इसका होगा एच न्यू अपॉन सी का स्क्वायर। और हमें पता है कि मोमेंटम, ठीक है ना, पार्टिकल के पास मास m है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी, तो यहां पर देखिए मास की जगह मास लिख लेंगे और मास की जगह ये वैल्यू डाल देंगे एच न्यू अपॉन सी का स्क्वायर, और जो फोटोन मूव करता विद वेलोसिटी c। देन P इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, ये बनेगा एच न्यू अपॉन सी। और हमें पता है कि एक फॉर्मूला आपने याद रखना, कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला ये रहेगा कि स्पीड इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। ठीक है ना, न्यू इनटू लैम्डा। तो इस फॉर्मूले का आप याद रख सकते हो नीलू करके। न्यू होगा फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या होगा, इसको इस तरह से याद रख सकते हो आप, इसको याद रख सकते हो नीलू करके। तो यहाँ पर देखिए c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू जो आएगी, न्यू की वैल्यू क्या आएगी? न्यू की वैल्यू आएगी जी c अपॉन लैम्डा। न्यू की वैल्यू आएगी c अपॉन लैम्डा। तो इसकी जगह जब हम लोग वैल्यू डाल देंगे c अपॉन लैम्डा, तो ये देखिए फर्दर क्या बनेगा, ये फर्दर बनेगा P इज इक्वल टू एच
सी अपॉन सी था और लेमडा, इससे ये कट जाएगा तो P इज इक्वल टू होगा H अपॉन लेमडा। तो ये है मोमेंटम और लेमडा यहां से फाइंड आउट करना है। लेमडा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये आएगा H अपॉन P। तो ये होगी वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो ये जो वैलिड रहता है फॉर्मूला, ये रहता है बोथ फॉर मटेरियल पार्टिकल। तो फॉर मटेरियल पार्टिकल के लिए ये फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर मटेरियल पार्टिकल, फॉर मटेरियल पार्टिकल। तो मटेरियल पार्टिकल क्या करता है, ये मूव करता है वेलोसिटी v के साथ, ठीक है ना। उसकी वेलोसिटी को क्या लेंगे हम लोग, स्पीड ऑफ लाइट नहीं लेंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से हर एक पार्टिकल मूव नहीं करता है, सिर्फ फोटोन मूव करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वेवलेंथ का, वो रहेगा h अपॉन एम बी। तो ये मटेरियल पार्टिकल के लिए h अपॉन एम बी, और इसी को बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन। और ऊपर वाला भी फोटोन के लिए, ये डी ब्रोगली वैलिड होती बोथ के लिए, ठीक है ना। तो रेडिएशन ऑफ फोटोन एज वेल एज मटेरियल पार्टिकल के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन v। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आता है किसके लिए, फोटोन की रेडिएशन के लिए, और दूसरा वाला होता है मटेरियल पार्टिकल के लिए। तो इस तरह से आप 2 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डिराइव आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो जितना पॉसिबल हो सके उतना छोटा आपने लिखना है। सबसे पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्या है, डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखिए क्या है, यह प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि कोई मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस के ऊपर कोई लाइट गिर रही है, और लाइट गिरने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक फोटोन गिरेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इस तरह से जितनी लाइट गिरेगी, जितने फोटोन गिरेंगे, उतने फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर को निकलेंगे। उनको कलेक्ट करके फिर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। ये सोच चलो कि लाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन आपने क्या लिखनी, प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है जी। फिर उसके बाद आइंस्टाइन ने क्या बोला था, आइंस्टाइन ने इस थ्योरी किससे ली थी, ये थ्योरी ये ली थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया था, इसके लिए नोबेल प्राइज मिला आइंस्टाइन को। तो यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी h nu फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस द एनर्जी ऑफ फोटोन इज यूज्ड इन 2 ways, ठीक है ना। तो ये इस तरह से है। तो देखिए लाइक ये मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, और ये है आपका वर्क फंक्शन यहाँ से, और इसके ऊपर कोई फोटोन गिर रहा है ऊपर से, और ये फोटोन की एनर्जी है, लाइट ऊपर से गिर रही है, तो फोटोन की एनर्जी है h न्यू। फोटोन की जो एनर्जी है ऊपर से h न्यू है। यहां पर था इलेक्ट्रॉन और यहां पे था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इतना जंप करना बाहर निकलने के लिए, तो उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो ये आएगा फाई नॉट, इसको लिखा मैंने फाई नॉट। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से जंप करेगा और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर, और इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर को जब जाएगा तो ये जाएगा काइनेटिक एनर्जी के साथ। मान लो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम बी मैक्स का स्क्वायर, ये था हाफ एम बी मैक्स का स्क्वायर। अब क्या होगा इसमें, तो अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, यहां पर देखिए क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू जस्ट क्रॉस। अब एक बात आपने हमेशा याद रखनी, एक फोटोन, ये एक फोटोन की एनर्जी है, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो ये है E इज इक्वल टू एच न्यू। तो एक फोटोन पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है ना। इससे क्या प्रूव हुआ था, इससे प्रूव हुआ था कि जो लाइट का है, लाइट का कौन सा नेचर, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर शो किया था किसने, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ने। तो यहां पर देखिए, a part of photon energy is used by electron to just escape over the surface barrier so that it may come out from the metal surface. This part of energy is equal to work function. और दूसरा क्या है, the remaining part of the energy is used in giving the velocity of emitted photoelectron. This part of energy is called kinetic energy. सीधी सी बात है, मैं आपको ऐसे एग्जांपल समझाता हूं कि अगर मैं आपको एनर्जी दूं, तो एनर्जी सीधे ही आपने दौड़ना नहीं है, पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एनर्जी को कंज्यूम करना पड़ेगा। आधी एनर्जी आपने खाने में लगा दी, ठीक है ना, खाया आपने आधी एनर्जी, और उसके बाद जो एनर्जी बच गई उससे आप क्या करें, उससे आप दौड़ना शुरू किया आपने। तो ये भी ऐसा ही है कि भाई जो एनर्जी ऊपर से आई थी, एच आया था, वो कन्वर्ट होगा किस में, वो कन्वर्ट होगा वर्क फंक्शन प्लस उसके बाद दौड़ने में, काइनेटिक एनर्जी मिक्स, दौड़ने में जो यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। देखो E की जगह था एच न्यू, और यहाँ पे था वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस।
अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, मैक्स। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स को आप क्या लिख सकते हो, काइनेटिक मैक्स को आप लिख सकते हो एच न्यू माइनस फाइव नॉट, और एच न्यू माइनस फाइव नॉट ये है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकला था वो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ निकलेगा, तो अगर मैक्सिमम वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसकी, मैक्सिमम होगी। बस इतना सा इसमें बताया गया है कि अगर ऊपर से जो एनर्जी आ रही थी एच न्यू की एनर्जी, वो दो हिस्सों में डिवाइड होगी, आधी लगेगी यहां से यहां तक पहुंचने में, यहां से यहां तक वर्क फंक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर और आधी एनर्जी लगेगी भागने में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये है आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द फोटो करंट, ड्रॉ द सुटेबल डायग्राम। ये बोल रहे कि इंटेंसिटी का फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो आप बोल सकते हो कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। और इसीलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। मतलब जितने ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, करंट होगा, उतना ज्यादा अमाउंट होगा। इंटेंसिटी का मतलब इतना होगा कि जितने ज्यादा क्या आएंगे, जितने ज्यादा फोटोन आएंगे। मैंने बोलता एक फोटोन पे एक निकलता, अगर 100 फोटोन आए तो 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है मेटल सरफेस से उसको इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते, उसको बोलते फोटो इलेक्ट्रॉन। तो अगर 100 फोटोन ऊपर से गिरेंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और अगर 150 गिरेंगे तो 150 फोटो इलेक्ट्रॉन ऊपर को निकलेंगे। तो इट मींस क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो करंट है, करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि करंट डिपेंड करेगा किसके ऊपर, फोटो इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो आपने ग्राफ भी बनाना होगा, डेफिनेशन लिखनी, तो 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज फोटोन एंड राइट इट्स टू प्रॉपर्टीज, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे ना, तो फोटोन की एनर्जी और फोटोन की जो एनर्जी थी, फोटोन की एनर्जी कितनी थी, अभी जो पढ़ रहे थे हम लोग, ये थी एच न्यू के इक्वल। एच था प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू है इसमें फ्रीक्वेंसी। तो ये बोल रहे कि फोटोन क्या होता है, तो फोटोन में आप लिख सकते हो फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी और क्वांटम ऑफ एनर्जी। और क्वांटम ऑफ एनर्जी, यही लाइन 2 बार लिखी गई तो ये आपने काट देना है। तो फोटोन क्या है, फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी और क्वांटम ऑफ एनर्जी इजेक्टेड एट द स्पीड ऑफ लाइट बाय एन एमिटर। तो ये बोल रहे कि जो फोटोन होता है, फोटोन एनर्जी का एक सोर्स है, एक पैकेट है एनर्जी का, और जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। तो प्रॉपर्टीज में आप लिख सकते हैं फोटोन ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो आप लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर फोटोन डू नॉट हैव एनी चार्ज, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा पॉइंट इसमें क्या रहेगा, फोटोन ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये भी अच्छा पॉइंट है। फिर यहां पर देखिए फोटोन has zero rest mass, that is m naught is equal to 0, it means the photon cannot exist at rest। ये रेस्ट पे एग्जिस्ट करते नहीं, एग्जिस्ट करते जब ये मूव करते विद वेलोसिटी v के साथ, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए बस इतना ही लिखना है यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, m नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्टेट लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के हमारे पास बेसिकली कितने लॉज है, हमारे पास है 4 लॉ। पहला लॉ ये बोलता है कि the number of photoelectron emitted per second by a substance is directly proportional to intensity of the incident light provided the frequency of incident is greater than threshold frequency। तो आपने ये याद रखना कि above थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए तभी फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस करता है। ये सेकंड लॉ में हम लोग देखेंगे। तो यहां पर देखिए पहला लॉ क्या बोल रहा है कि जितनी ज्यादा क्या होगी, इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा फोटो इलेक्ट्रॉन, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। दूसरा लॉ है फॉर अ गिवन सब्सटेंस देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये बोल रहे कि इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वो एक फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उसके ऊपर ही काम करना शुरू करेगा फोटो इलेक्ट्रॉन, तभी बाहर निकलेगा, अदरवाइज वो नहीं निकलेगा, तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। तो यहां पे देखिए बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस। फिर तीसरा है कि हमने कहा था कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का कोई लेना देना नहीं है। जितनी मर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो करंट नहीं बढ़ेगा, ना फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। लेकिन हाँ डिपेंड क्या करता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी,
मतलब कि उसकी जो स्पीड होगी, जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा उसकी स्पीड डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये लिखा हमने कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट प्रोवाइडेड ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बस बार बार यही बात आ रही कि जो फ्रीक्वेंसी है, ऊपर से लाइट जिस फ्रीक्वेंसी से गिरेगी वो होनी चाहिए ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लेकिन और एक दूसरा पॉइंट ये मेन है कि इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी जो स्पीड है उसकी स्पीड डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और चौथा लॉ इसका बिल्कुल आसान सा है, द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस। मतलब ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, इसमें ऐसा नहीं कि कोई टाइम लैग होता है या कुछ ऐसा होता है, बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस है, इसलिए इसका जो फोर्थ लॉ है, फोर्थ लॉ में हम लोग बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और एक्सेलेरेटेड बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट। अब ये बोल रहे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ लिख लें लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, लेट अस कंसीडर अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट। तो ये जो ट्रैवल कर रहा है, ये ट्रैवल कर रहा है जी किसमें, ये कर रहा है ट्रैवल v वोल्ट में। देन द इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय। तो इलेक्ट्रॉन के जो काइनेटिक एनर्जी जो गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, गेन बाय इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन होगा हाफ mv स्क्वायर। वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें पता है कि वर्क डन ही क्या होता है, ये होगा काइनेटिक एनर्जी की कुल। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, गेन बाय इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये होगा वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन, ये होगा जी वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन के इक्वल। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर, किसके इक्वल आएगा, ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये छोटा भी है, ये वेलोसिटी है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, बस ये आपने ध्यान में रखना है। और इससे देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई बी अपॉन m। तो जो b की जो वैल्यू आएगी, v की वैल्यू आएगी 2 EB अपॉन m। अब इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो हम लोग लिख सकते हैं कि इफ lambda is the de Broglie wavelength, lambda is the de Broglie wavelength, lambda is the de Broglie wavelength associated with if lambda is the de Broglie wavelength associated with electron, ठीक है ना, वेवलेंथ होगी क्योंकि वो मोशन में है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है lambda is equal to h अपॉन एम बी। तो एम बी क्या हो, v तो वेलोसिटी है, v की वैल्यू को डाल दें इसमें, तो v की वैल्यू को जब हम इसमें डाल देंगे तो ये बनेगा जी h अपॉन m अंडरूट 2EB अपॉन m। अब क्या होगा, m को जब अंडरूट के अंदर ले जाएंगे तो ये क्या बनता है, ये बनता है लैम्डा इज इक्वल टू, ये बनेगा h अपॉन अंडरूट 2m स्क्वायर EB अपॉन m। इससे ये कट जाएगा, तो इससे जब ये कटेगा तो ये बनेगा जी h अपॉन 2MEV। अब सारी वैल्यूज में पुट कर लेते हैं, तो वैल्यूज देखिए, वैल्यूज क्या क्या आएगी, वैल्यूज आएगी h की जो वैल्यू होती है, h की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और ये kg। और अगर मैं बात करूं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब लैम्डा में सारी वैल्यू को इसमें डाल देते हैं, तो जब इसमें वैल्यू डाल देंगे, पुट करेंगे, तो क्या आएगा, h की जगह 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय अंडरूट 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31, फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू b को रहेगा एज इट इज। तो सॉल्व करने के बाद जो इसका लास्ट एक्सप्रेशन बनता है वो बनेगा 12.27 अपॉन अंडरूट b, और अंडरूट b के बाद ये आएगा जी एंगस्ट्रॉम। तो लास्ट लाइन आप ले सकते हो 12.27 अपॉन सही से अंडरूट b एंगस्ट्रॉम। तो ये रहेगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, वेवलेंथ de Broglie wavelength of an electron accelerated between 2 points having potential difference v
वोल्ट। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार ये नीट के एग्जाम में आ चुका है, तो इसीलिए आपने इस फॉर्मूले को याद रखना। कोई भी अगर आप एंट्रेंस भी दोगे तब आपको वोल्टेज दी होगी, वोल्टेज 100 दी होगी, 1000 दी होगी, 10,000 दी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वेवलेंथ फाइंड आउट करोगे। बस आपने ये ध्यान रखना, एंगस्ट्रॉम यहाँ पर है 10⁻⁻10 मीटर, जब आपको चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है शो दैट इट हैज जीरो रेस्ट मास और फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट, एक्सप्लेन। तो ये बोल रहे कि फोटोन रेस्ट पे एग्जिस्ट नहीं करता। हमें पता है कि a photon has zero rest mass, that is m naught is equal to 0. It means that photon cannot exist at rest. The mass of particle is given by, तो यहां पर देखिए एक्सप्रेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग यूज करेंगे। ये वाला एक्सप्रेशन में से यहां पर देखिए b इज इक्वल टू सी, इसी एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ये वाला एक्सप्रेशन m नॉट इज इक्वल टू बना m और 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर फोटोन मूव्स विद वेलोसिटी v इन लाइट, अगर v किसके इक्वल हो जाए, क्योंकि फोटोन हमें पता है कि उसकी वेलोसिटी c के इक्वल होती है, तो यहां पर आएगा m नॉट इज इक्वल टू m और ये बनेगा 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और जो एक्सप्रेशन बनेगा जी m नॉट इज इक्वल टू m और ये आएगा 1 माइनस 1, तो m नॉट इज इक्वल टू ये आएगा 0। तो ये हम लोग यहां से प्रूव कर सकते थे कि m नॉट इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई फोटोन डज नॉट एग्जिस्ट, इट कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। तो 2 नंबर के लिए सफिशिएंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं कि शो दैट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर हम लोग डी ब्रोगली के बारे में बात करें तो डी ब्रोगली हमें पता है h/p था, मटेरियल पार्टिकल के लिए था h/mv। लेकिन इसके बाद देखिए रेडिएशन के लिए क्या लिखेंगे, रेडिएशन के लिए फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू और उसकी वेवलेंथ है जी लैम्डा। तो p इज इक्वल टू होगा E/c और E किसके इक्वल है, h न्यू के इक्वल होता है। और h न्यू ये फोटोन के लिए निकाल रहे हैं, ऊपर वाली डी ब्रोगली वेवलेंथ थी, फोटोन h न्यू और ये होता है जी लैम्डा p निकाला फोटोन की वेवलेंथ। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो डी ब्रोगली की जो रेडिएशन है वो किसके इक्वल होती है, वेवलेंथ, वो वेवलेंथ होती है फोटोन की वेवलेंथ के इक्वल। तो 2 नंबर के लिए सफिशिएंट है ये, तो डायरेक्ट आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो और उनको इक्वेट कर सकते हो 2 इक्वेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए एक तरह का न्यूमेरिकल है छोटा सा, इसमें फॉर्मूला यूज किया जाएगा। इफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डबल देन व्हाट विल हैपन टू द एनर्जी ऑफ फोटोन एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में पहले है एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन हमें पता है कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है hc/λ। h भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। यहां से हम बोल सकते हैं कि ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जी ये रिलेशन बनेगा E2/E1, तो इसका मतलब ये होगा, ये बनेगा λ1/λ2, और λ2 को क्या कर दिया, λ2 को कर दिया है 2 टाइम्स ऑफ λ1। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि जो वेवलेंथ है उसको क्या करना है, डबल करना। तो एनर्जी बताओ क्या फर्क पड़ेगा, तो एनर्जी पे फर्क पड़ेगा जी E2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ λ1 और λ2 की जगह लिख रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ λ1 और E1 चला जाएगा परे, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसल्ड आउट। तो आप बोल सकते हो E2 हो जाएगा पहले वाली एनर्जी का क्या, हाफ। तो बाद वाली जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी हाफ, अगर वेवलेंथ को क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में क्या बोला है, सेकंड केस बोला मोमेंटम के क्या फर्क पड़ेगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो p होता है जी h/λ, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली p1/p2, ये होगा λ1/λ2 और λ2 अगेन फिर से ये जी 2 टाइम्स ऑफ λ1। तो इसकी जगह वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू को डाल दीजिए, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा p2/p1 इज इक्वल टू λ1 रहेगा जी एज इट इज, और इसकी जगह आएगा λ2 की जगह आएगा 2 टाइम्स ऑफ λ1, λ1 से λ1 कैंसल्ड आउट, और ये बनेगा p2/p1 इज इक्वल टू 1/2। और 1/2 का मतलब हुआ कि जो बाद वाला जो लीनियर मोमेंटम होगा वो भी क्या बनेगा, वो भी होगा हाफ, ये भी हाफ
और ये वाला भी क्या होगा, ये वाला भी होगा हाफ। तो इन बोथ द केसेस एनर्जी भी हाफ हो जाएगी और मोमेंटम भी हाफ होगा, जब क्या होगी, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल की तरह है, तो 2 नंबर के लिए सफिशिएंट है, इसमें से एक पार्ट भी आ सकता है। ओके जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो यहाँ पर आया था प्लॉट द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद कोलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इसमें 3 फ्रीक्वेंसी लेनी है, ठीक है ना, एक 1 2 3, पहली वाली सबसे ज्यादा होगी, दूसरी वाली उससे कम होगी और तीसरी वाली उससे कम होगी फॉर इंसिडेंट रेडिएशन। तो यहां पर देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। स्टॉपिंग, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है एक ऐसी वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज होती है, एक ऐसी नेगेटिव वोल्टेज, वैल्यू ऑफ नेगेटिव वोल्टेज फॉर विच करंट बिकम जीरो। तो देखिए जो ये करंट का ग्राफ है ना, करंट जीरो बन गया यहाँ पे। ऐसी कौन सी वोल्टेज है जिसके लिए करंट क्या बनेगा, जीरो। तो यहाँ पे पूरे ग्राफ में आप देख सकते हो करंट के लिए कोई लेना देना नहीं है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का करंट से कोई लेना देना, कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये रहेगा जी आपका कांस्टेंट। यहां पर देखो ये रहेगा सैचुरेट। सैचुरेशन करंट का मतलब क्या है कि करंट क्या बनता है, कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जितनी हायर फ्रीक्वेंसी होगी उसका उतना, देखो यहाँ पे कट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज उसकी उतनी नेगेटिव होगी। हायर द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट, हायर नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहां पर देखिए नेगेटिव पोटेंशियल, जो कट ऑफ पोटेंशियल उसका और ज्यादा होगा। तो देखिए यही बात कंक्लूज, अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है कंक्लूजन मेड बाय द ग्राफ द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने कहा था हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी स्टॉपिंग पोटेंशियल, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, जो हमने अभी डिस्कस किया कि भाई फ्रीक्वेंसी का कोई लेन देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी का लेन देना सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ पोटेंशियल के साथ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ है। इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना ही सफिशिएंट है 2 मार्क्स के लिए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि प्लॉट द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर, किसके साथ, इस बार फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं है, इस बार है इंटेंसिटी के साथ। तो इंटेंसिटी का तो करंट पे फर्क पड़ता है, तो सैचुरेशन करंट देखो, सैचुरेशन करंट डिफरेंट डिफरेंट है, पहले वाले का अलग करंट है, दूसरे वाले का अलग करंट आएगा, तीसरे वाले का करंट डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी में था ये सेम, लेकिन इसमें क्या होगा सेम, इसमें सेम होगा कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज इस केस में सेम होगी, क्योंकि इंटेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है कट ऑफ वोल्टेज के साथ, थ्रेशोल्ड वोल्टेज के साथ, उसका लेना देना सिर्फ करंट के साथ। और फ्रीक्वेंसी की हमने बात की थी पिछले वाले क्वेश्चन में, उसका लेना देना था किसके साथ, उसका लेना देना था कट ऑफ वोल्टेज के साथ, उसका सैचुरेशन करंट के साथ कोई लेना देना नहीं था। तो बस यही है इसमें कंक्लूजन कि भाई सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और दूसरा द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डज नॉट अफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल कोई नहीं, कोई भी इंटेंसिटी होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल रहने वाला सेम। नेक्स्ट है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये भी सेम है कि भाई उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे। तो बस सॉरी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो इंटेंसिटी पे भी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है प्लॉट द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से इसमें क्या होगा कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ये बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये वाली होगी कौन सी, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इसमें भी सेम ये है, ये बोल रहे कि कंक्लूजन को लिखो, देयर आर सम लीस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स जीरो। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा उसके लिए ये वाला है स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ, जिसके लिए उसकी वैल्यू क्या बनती है, जीरो के इक्वल। फिर दूसरा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी मोर फॉर मटेरियल हैविंग हायर वर्क फंक्शन। जिसका जितना ज्यादा हायर वर्क फंक्शन होगा उसके लिए क्या होगा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ये यहां जैसे आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद द इंसिडेंट, जो ये ग्राफ बना हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि V नॉट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू न्यू। ये V नॉट है, ये कट ऑफ वोल्टेज है,
डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसका ग्राफ कैसा बना, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन चार्ज लीनियरली विद इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इंटेंसिटी। सेम वही लाइन कि भाई जो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। बस इतना सा लिखना है इसमें, तो 2 नंबर के लिए ये भी सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच फोटोन इज मोर एनर्जेटिक। जैसे लाइट है, लाइट के अंदर व्हाइट लाइट की अगर मैं बात करूं तो व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, तो 7 कलर जितने भी है वो भी तो फोटोन एक तरह का। तो ये बोल रहे कि रेड कलर का जो फोटोन होगा वो मोर एनर्जेटिक होगा या वायलेट कलर का फोटोन होगा। तो यहां पर देखिए वायलेट कलर इज मोर एनर्जेटिक देन रेड फोटोन बिकॉज वायलेट लाइट हैज हायर फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्टर वेवलेंथ देन रेड लाइट। फिर एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। तो सीधी सी बात है, देखिए फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एक तो ये होता है वेवलेंथ का, और फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो ये होता है इज इक्वल टू एच न्यू। तो एनर्जेटिक कौन होगा, वेवलेंथ अगर मैं बात करूं तो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वायलेट कलर। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, तो यहां पर बोल सकते जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम। तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, तो एनर्जी ऑफ वायलेट कलर इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रेड कलर। तो वायलेट कलर के जो फोटोन है उनकी एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ रेड कलर। तो बस सेम प्रोसेस है, फ्रीक्वेंसी का इसका उल्टा है, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। बस 2 नंबर के लिए आपने थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है और आप इसको इसकी हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उसमें कुछ ज्यादा नहीं पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन है। पहला है वर्क फंक्शन के बारे में बताना है। तो वर्क फंक्शन होता है इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, कि भाई कम से कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर आने में। तो दूसरा स्टॉकिंग पोटेंशियल, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल होता है, ये पॉजिटिव नहीं होता, एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या बने, जीरो बने। और तीसरा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है इट इज, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देखिए, इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कैपेबल ऑफ इजेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम photosensitive surface if the wavelength of incident photon is more than threshold wavelength then photoelectric emission will not take place। जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी उसी की तरह से ये है, बस ये क्या होती है, ये होती है मैक्सिमम वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी में जब लिखेंगे अगर आएगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तब आप लिखोगे मिनिमम, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और जब, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसीलिए जब आएगी बात थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की तब आपने लिखना है मैक्सिमम वेवलेंथ। तो बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, थ्योरी के लिए ये सफिशिएंट है। तो 2 नंबर के लिए कभी भी अगर कोई डेफिनेशन आएगी तो उसमें से 2 पार्ट आएंगे या एक भी पार्ट आ सकता है, ओनली वर्क फंक्शन को डिफाइन करो और उसकी एसआई यूनिट वगैरह लिख लो। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। तो इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा होता कि फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ता है, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकलता है मेटल सरफेस से, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी स्पीड डिपेंड करेगी किस पे, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और दूसरा है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका फर्क पड़ता है किस पे, करंट के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वन फोटोन कैन एमिट ओनली वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर सो दैट नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, जितने ज्यादा फोटोन गिरेंगे उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे किसी मेटल सरफेस से। तो इट मींस फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, कि भाई जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा करंट हमें मिलेगा। तो बस इतना सा था इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डिफाइन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल एंड गिव्स इट्स यूनिट, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो सबसे पहले वर्क फंक्शन को तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक जगह ये पहले भी आया था। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन टू जस्ट लीव या जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को मेजर करते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जी
इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक तरह की एनर्जी है, तो ये होता है 1.6 ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाल दी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल। फिर ये बोल रहे कि टाइप्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन कितनी तरह का होता है। एक होता है थर्मियोनिक एमिशन, जिसमें टेम्परेचर के किसी मेटल को गर्म कर दो और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकल जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन मेटल इज हीटेड नोन एज थर्मियोनिक एमिशन। और दूसरा है जी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये तो हमने डिस्कस किया हुआ, क्योंकि ये तो चैप्टर का ही नाम है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तीसरा होता है फील्ड एमिशन, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर किसी मेटल को रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो देखो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻8 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड अक्रॉस द मेटल सरफेस, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। तो अगर आपसे पूछे कि टाइप्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन बताइए, तो आपने बता देना कि थर्मियोनिक, फोटोइलेक्ट्रिक और फील्ड एमिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो प्रोटॉन की अगर बात करें तो देखिए प्रोटॉन, और एक तरफ मैं अगर लिखूं अल्फा पार्टिकल, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में डिफरेंस क्या क्या होता है। अगर मैं प्रोटॉन के बारे में बात करूं तो प्रोटॉन में अगर इसका मास m होता है, तो अल्फा पार्टिकल का जो मास है, अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन। अगर इसका मास mp है तो इसका होगा 4 टाइम्स, इसके 4 गुना होता है इसका। और चार्ज की अगर बात करें, अगर इसके पास चार्ज E है तो इसके पास जो चार्ज होता है, इसके पास चार्ज होता है 2 टाइम्स ऑफ E, चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल क्या है, ये हीलियम न्यूक्लियस है, तो चार्ज ऑन एन प्रोटॉन 2 टाइम्स होते हैं इसके। और ये बोल रहे कि इसका जो पोटेंशियल है दोनों में सेम, तो पोटेंशियल सेम है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगा H/2mp, और चार्ज ऑन प्रोटॉन EP लिख सकते हो आप EP, और ये वोल्टेज V दोनों के पास है सेम। और पूछा क्या गया था, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रोटॉन की वेवलेंथ, और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल, ये भी एक तरह का पार्टिकल है, तो यहाँ पर आएगा जी H/2, और इसका जो मास है 4 टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन। मास की जगह लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन, और चार्ज की जगह लिखेंगे जी 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और B है इसके पास सेम। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहे हैं इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करो। तो रेशियो के लिए लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा। तो लैम्डा p की अगर मैं बात करूं तो ये था √2mp EP और B डिवाइडेड बाय आएगा H अपॉन, ये होगा जी 8 को बाहर ले लो, और ये बनेगा 2mp EP, और वोल्टेज रहेगा एज इट इज। इससे देखिए क्या क्या कटेगा, इससे कटेगा H से H कट जाएगा, और H से H कटने के बाद ये वाली जो टर्म है ये चली जाएगी ऊपर, ये वाली टर्म जाएगी 8, और ये आएगा 2m अल्फा सॉरी MP EP, और यहाँ पर आएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय, इसके बाद देखिए इसके बाद क्या आएगा, ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ MP EP इंटू वोल्टेज। ये दोनों सेम है, तो सेम में से √8 को बाहर ले लो, तो ये आएगा लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू √8, और ये बचा जी 2mp/EP वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2mp/EP वोल्टेज तो क्या थी, सेम थी, तो वोल्टेज सेम होने की वजह से ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसल्ड आउट, और डेल्टा p अपॉन डेल्टा अल्फा ये बनेगा 2√2, तो 2√2 अपॉन 1। तो इनका जो रेशो रहेगा प्रोटॉन और अल्फा का डी ब्रोगली वेवलेंथ का, वो रेशो रहेगा 2:2 अपॉन 1। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो ये था ऑल अबाउट ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बारे में। तो यहाँ से स्कोरिंग मार्क्स उतना नहीं है, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, सारे क्वेश्चन क्या थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, तो आप 2 मार्क्स अपने पक्के कर सकते हो। ये है अकॉर्डिंग टू 2025 और 2026 में जो आप अपना एग्जाम दोगे। आने वाले टाइम में अगर पैटर्न चेंज हुआ तो तब भी ये क्वेश्चन यही रहेंगे, इंपॉर्टेंट तो यही क्वेश्चन है। और बाकी प्लेलिस्ट को विजिट करना आप ना भूले, प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, और प्लेलिस्ट विजिट करने के बाद आपको न्यूमेरिकल सेक्शन मिलेगा, और चैप्टर वाइज आपको चाहे मैथ चाहे आप सब्जेक्ट वाइज मिलेगा, और उधर आपको चैप्टर वाइज
वीडियोस भी देखने को मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए